brought to you by Candid Dusting Powder and American Pistachios. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। पांच पूरे हुए, बचे अब 2 चरण। कौन कौन सी बड़ी सीटों पर आज वोट पड़े और कौन कौन से बड़े नामों की किस्मत आज तय हुई, इस पर बात होगी। वोट फीसदी की शुरुआती रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, इस पर बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे आम आदमी पार्टी पर लगे नए आरोपों पर और एक रोचक सी गिरफ्तारी पर भी। नमस्कार, स्वीकार कीजिए, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। आगे बढ़ने से पहले रोज की तरह देखिए दिन के 2 चर्चित चुनावी बयान। देश भूला नहीं है जब दुनिया तेजी से विकास कर रही थी, तब कांग्रेस सरकार घोटालों के कीर्तिमान गढ़ रही थी। दुनिया के देश हर पल आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी युवा पीढ़ी को पीछे धकेल रही थी। 60 साल तक ये लोग गरीबी हटाओ का ही नारा लगाते रहे। देश जानता है ये मोदी है जिसने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे अब हमारी सेना गश्त नहीं लगा सकती। ये है इनकी विदेश नीति, ये है इनके हमारे विश्वगुरु की ताकत। चीन को क्लीन चिट देनी पड़ी। क्या दबाव है चीन का इन पर, हम ये जानना चाहते हैं। क्यों डरते हैं चीन से इतना? लाल आंख दिखानी थी, आंखें बंद करके बैठ गए। हमारे बहादुर सिपाहियों का जो बलिदान हुआ गलवान में, उसका अपमान किया चीन को क्लीन चिट देकर। अब चलते हैं बड़ी खबर की ओर। देश में लोकसभा चुनाव के लिए 20 मई को 5वें चरण के मतदान हुए। कुल 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग हुई। ये 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं: बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा 14 सीटों पर 20 मई को वोटिंग हुई। ओवरऑल जिन 49 सीटों पर वोटिंग हुई, उनमें से खास सीटों के बारे में आपको बता देते हैं। पहली सीट उत्तर प्रदेश की रायबरेली। ये सीट कांग्रेस का पुराना गढ़ रही है, वो गढ़ जो 2019 में भी बचा रहा। 2004 से सोनिया गांधी लगातार रायबरेली से सांसद रही हैं। अब वो राज्यसभा की सदस्य हैं, तो यहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। सामने है भारतीय जनता पार्टी के दिनेश सिंह। दूसरी सीट है उत्तर प्रदेश की अमेठी। इस पर 2004 से राहुल गांधी जीतते आए, लेकिन 2009 में स्मृति ईरानी ने उन्हें हराकर उलटफेर कर दिया। इस बार राहुल यहां से नहीं लड़ रहे हैं। स्मृति का मुकाबला कांग्रेस के एक और ओल्ड गार्ड किशोरी लाल शर्मा से है, जो करीब 4 दशक तक गांधी परिवार का अमेठी और रायबरेली सीट पर चुनावी प्रबंधन संभाल चुके हैं। तीसरी सीट उत्तर प्रदेश की लखनऊ, प्रदेश की राजधानी है, तो ये सीट यूं भी महत्वपूर्ण है। फिर 2014 और 2019 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां से जीतकर संसद पहुंचे, इसलिए भी ये सीट खास है। इस बार राजनाथ सिंह का मुकाबला लखनऊ सेंट्रल से विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा से है। 1991 से 2004 तक इस सीट से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जीते थे। अगली सीट है कैसरगंज। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के बृजभूषण शरण सिंह 3 बार सांसद रहे, लेकिन यौन उत्पीड़न के आरोपों और रेसलेस प्रोटेस्ट से उपजे विवादों के बीच इस बार बृजभूषण का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण को दिया गया है। करण पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सामने है सपा के भगत राम मिश्र। कैसरगंज में सपा की स्थिति भी ठीक ठाक है। 1996, 1998, 1999 और 2004 में लगातार 4 बार सपा के बेनी प्रसाद वर्मा यहां से सांसद रहे हैं। अगली सीट बिहार की सारण। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं। रोहिणी का मुकाबला भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी से है। इसी सीट से लालू 4 बार सांसद रहे हैं, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव से यहां भाजपा के रूडी जीतते आ रहे हैं। हालांकि दोनों बार लालू यादव यहां से नहीं लड़े थे।
बिहार की हाजीपुर भी एक वीआईपी सीट है। इस सीट को रामविलास पासवान की विरासत के तौर पर भी देखा जाता रहा है। रामविलास पासवान यहां से 8 बार सांसद रहे। इस बार हाजीपुर सीट से लोजपा प्रत्याशी चिराग पासवान मैदान में हैं। वो एनडीए के कैंडिडेट हैं। चिराग का प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचे थे। चिराग का मुकाबला आरजेडी के शिवचंद्र राम से है। पिछले लोकसभा चुनाव में चिराग के चाचा पशुपतिनाथ पारस ने हाजीपुर से जीत दर्ज की थी। रामविलास पासवान के निधन और पार्टी में टूट के बाद से हाजीपुर सीट को लेकर पशुपति पारस और चिराग के बीच टसल था। आखिरकार ये सीट चिराग के खाते में गई। अगली वीआईपी सीट है मुंबई नॉर्थ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और जिस सीट से लड़ रहे हैं वो है मुंबई नॉर्थ। यहां से 2 बार लगातार सांसद रहे गोपाल शेट्टी का टिकट काटकर पीयूष गोयल को दिया गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में गोपाल शेट्टी ने कांग्रेस के टिकट पर लड़ी उर्मिला मातोंडकर को हराया था। इस बार पीयूष गोयल का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी भूषण पाटिल से है। मुंबई उत्तर वही सीट है जहां से 2004 में कांग्रेस के टिकट पर गोविंदा जीते थे। 2009 में यहां से कांग्रेस के टिकट पर संजय निरुपम जीते। अब गोविंदा शिवसेना में है और संजय निरुपम भाजपा में है। अगली सीट जम्मू कश्मीर की बारामूला। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार यहां लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला बारामूला से मैदान में हैं। सामने हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन और अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद। इसके अलावा यहां से महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। लेकिन 1996 के बाद ऐसा पहली बार है कि कश्मीर में भाजपा ने उम्मीदवार नहीं उतारा है। वीआईपी सीटों पर और वहां के समीकरणों पर और विस्तार से जानकारी दे रही हैं सीनियर जर्नलिस्ट नीरजा चौधरी। रायबरेली पे तो सबकी नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि गांधी परिवार का पॉलिटिकल फ्यूचर बहुत एक मायने में कहा जाए तो रायबरेली पे भी निर्भर होता है। अगर शानदार जीत हुई तो एक मोमेंटम गैदर होगा, अगर नहीं हुई तो फिर बहुत ही धक्का लगेगा। अमेठी भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ जहाँ स्मृति ईरानी लड़ रही हैं अपना जगह कायम रखने के लिए और उनके खिलाफ एक कार्यकर्ता क्या जैसे कि कहा जा रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि गांधी परिवार के दशकों के कॉन्फिडेंस के शख्स रहे हैं, किशोरीलाल शर्मा वो कैंडिडेट हैं। वहां भी टक्कर मानी जा रही है। मैं गई थी पिछले दिनों रायबरेली और अमेठी और जहां की अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया था। कुछ जगह पे बहुत ही भारी भीड़ थी, खचाखच भरा हुआ था मैदान और सिर्फ खचाखच नहीं भरा हुआ था, एक इतना जैसे कहते हैं ना उत्साहित हर वाक्य के बाद एक रिस्पॉन्स होता था, रिस्पॉन्सिव क्राउड। मुझे कुछ मायने में वीपी सिंह के जमाने की याद आई। 1987 में जब वो कांग्रेस से निकले थे तो राजीव के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की थी, तो इस तरह के क्राउड आते थे जो कि स्टेज पे भी चढ़ जाते थे और बहुत ही इमोशनल। और यूपी का क्राउड ऐसा ही है जब उत्साहित होता है। तो इस बंबई में है 6 सीटों पे चुनाव और 7 सीटों पे जिसको कहते हैं अनियन बेल्ट वहां है। आज का जो चुनाव है एसेंशियली सेना वर्सेस सेना, ये सेना के एरिया रहे हैं दोनों। तो लेकिन जो वीआईपी सीट है वो नॉर्थ बॉम्बे की मानी जा रही है। पीयूष गोयल जो मंत्री हैं और जो लीडरशिप है बीजेपी की आज पावर में उसके काफी करीब माने जाते हैं, तो वो लड़ रहे हैं। तो ये बहुत हालांकि वो ट्रेडिशनल सीट बीजेपी की मानी जाती है तो उस मायने में खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है वहां भी। फिर ऑफ कोर्स लखनऊ है, राजनाथ सिंह वहां से लड़ रहे हैं रविदास मेहरोत्रा के खिलाफ। वो तो जीतेंगे ही जीतेंगे, सब मानते हैं। अगर आप वहां कॉन्स्टिट्यूएंसी में बात कीजिए, वेस्ट बंगाल में हुगली में लॉकेट चैटर्जी हैं भाजपा की तरफ से वर्सेस रचना बैनर्जी टीएमसी की, और दोनों फॉर्मर एक्टर्स हैं। तो कई मायने में टॉलीगंज की लड़ाई मानी जा रही है, बहुत चटपट लड़ाई की तरह है ये हुगली की लड़ाई।
आपने सीटें जानी, अब मुद्दे जानिए। चौथे चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सपा के मुखिया अखिलेश यादव सभी ने उत्तर प्रदेश में जोरदार चुनाव प्रचार किया। मंच से राम मंदिर और सीए का मुद्दा उठाया गया तो दूसरी तरफ से अग्निवीर योजना से लेकर रोजगार तक के सवाल उठाए गए। कौन सा मुद्दा, कौन से समीकरण हावी रहे, बता रही हैं नीरजा चौधरी। जैसा मैं घूमी वेस्टर्न यूपी में, सेंट्रल यूपी में, ये अवध एरिया जो है, तो जहाँ आज चुनाव हो रहा, तो हवा किसी की नहीं है, ना इधर की है ना उधर की है। लोग बहुत मजबूती से इस बार अपना जो असंतोष है वो भी प्रकट कर रहे हैं। उसमें सबसे ऊपर है बेरोजगारी का मामला और महंगाई का मामला। बहुत लोग इसका जिक्र करते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारे को बहुत कठिनाई है, इसका जिक्र करते हैं। और जो लोग भाजपा की तरफ देख रहे हैं वो लोग फिर नरेंद्र मोदी ने क्या किया, दुनिया में हिंदुस्तान की जगह बनाई, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जिससे एक पूरा वो लाभार्थियों का एक तबका बना है, उसका भी जिक्र लोग करते हैं। तो ये भी लोग कई मानते हैं कि असंतोष है तो भी फिर से एक मौका दिया जाए। अभी टाइम लगता है चीजों को बदलने, तो उसके लिए कुछ लोग हैं वो इतने असंतोष हैं, वो कहते हैं हम वोट ही नहीं करने जाएंगे। और मुझे लगता है ये एक कारण है जिसकी वजह से वोटिंग शेयर हर फेज में कम हुआ है, क्योंकि लोग असंतुष्ट हैं लेकिन दूसरी साइड को वोट नहीं देना चाह रहे अभी। तो उससे जो लोग निकले हैं उनका परसेंटेज कम हुआ है। तो कुल मिला के भाजपा का स्ट्रैटेजी था कि जो थोड़ी बहुत सीटें वो हारेगी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली हो सकता है, हिमाचल में एक आध हो सकती है, तो और कर्नाटक में तो होगा ही होगा क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। हालांकि तेलंगाना में वो गेन करेगी, जैसे कि कांग्रेस गेन करेगी, और मुझे लगता है बीआरएस लूज करेगी। तो जो उनका लॉस होता उसकी भरपाई यूपी से हो पाती। पांचवें फेज की वोटिंग से जुड़ी दिन भर की खास बातें भी अब जान लेते हैं। राजीव प्रताप रूडी ने वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की शिकायत की। अमनौर विधानसभा क्षेत्र के 3 बूथों को लेकर रूडी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने सारण विकास मंच के संयोजक शैलेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ बूथ कैप्चरिंग जैसे आरोप लगाए हैं। इसके बाद ऑब्जर्वर्स ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस ने एक मतदान केंद्र के पास कथित तौर पर डमी ईवीएम लगाने के आरोप में शिवसेना उद्धव गुट के 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पार्टी का कहना है कि जो लोग वोट डालना नहीं जानते उन्हें सिखाने के लिए डमी ईवीएम लगाया गया था और उसे मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर रखा गया था। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना की बैरकपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने टीएमसी कैंडिडेट पार्थ भौमिक पर आरोप लगाया कि वोटिंग से एक रात पहले उन्होंने लोगों को पैसे बांटे। अर्जुन सिंह ने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। कश्मीरी पंडितों ने जम्मू के जगती टाउनशिप में बनाए गए खास पोलिंग बूथ में वोट डाला। ये वोटिंग बारामूला सीट के लिए कराई गई। उत्तर प्रदेश के महोबा में ड्यूटी के दौरान एक सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई। वहीं पश्चिम बंगाल के बैरकपुर और हुगली में भाजपा और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प की खबरें भी आई हैं। इसके अलावा वोटिंग का क्या हाल रहा, अलग अलग राज्यों में कितने प्रतिशत रहा, जानने के लिए चलते हैं न्यूज रूम। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान आज खत्म हुआ। कुल मतदान प्रतिशत रहा करीब 58% के करीब। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में 73% और सबसे कम महाराष्ट्र में करीब 48.88% मतदान हुए। ये आंकड़े शाम को 5 साढ़े 5 बजे के आसपास तक के हैं। वहीं दूसरी तरफ लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा ऐसे राज्य हैं जहां 60% से अधिक वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में वोटिंग प्रतिशत सबसे अधिक रहा है। जैसा हमने आपको बताया, यहाँ पर पहले के जो चरण रहे हैं 4 चरण, उनमें भी अच्छा मतदान प्रतिशत रहा था। इससे पहले चुनाव आयोग ने 4 चरणों का डेटा जारी किया था। इसमें बताया गया था कि 4 चरणों में औसतन 66.95% वोटिंग हुई थी। अब कुल 543 लोकसभा सीटों में से 428 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। बाकी 2 चरणों में 115 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बड़ी खबर यहीं तक। अब चलते हैं सुर्खियों पर।
दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े केस में ईडी ने गृह मंत्रालय को एक डोजियर सौंपा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी को 2014 से 2022 के बीच 7 करोड़ 8 लाख रुपए का विदेशी फंड मिला। ईडी का कहना है कि ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी एफसीआरए और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट यानी आरपीए और आईपीसी का भी उल्लंघन है। ईडी ने और भी कुछ बड़े आरोप लगाए हैं, खास बातें आपको बताते हैं। पहला आरोप, आम आदमी पार्टी ने 2016 में कनाडा में एक फंड रेजिंग इवेंट किया। उसके माध्यम से जो पैसा मिला उसका दुरुपयोग किया गया और ये पैसा इधर का उधर करने में यानी सिफनिंग ऑफ करने में मदद की आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने। दूसरा आरोप यह है कि ईडी का दावा है कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के बीच के ईमेल, उनके आपसी ईमेल उनके हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर ही अनियमित विदेशी फंडिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये ईमेल्स जिन नेताओं के हैं उनके नाम हैं आम आदमी पार्टी ओवरसीज के कोऑर्डिनेटर अनिकेत सक्सेना, दुर्गेश पाठक का भी नाम इसमें बताया जाता है, कपिल भारद्वाज का नाम है जो अब पार्टी छोड़ चुके हैं, और इसमें कुमार विश्वास का भी नाम है जो अब पार्टी में नहीं है पर उस समय आम आदमी पार्टी ओवरसीज के कन्वीनर थे। तीसरा आरोप यह है कि यूएस और कनाडा में फंड रेजिंग इवेंट्स के जरिए जो पैसा इकट्ठा किया गया और जो डोनर्स थे उनकी जानकारी से भी छेड़छाड़ किया गया और तमाम जानकारियां छिपाई गईं। ईडी के इन आरोपों को आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक साजिश कहकर खारिज किया है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि ये ईडी की नहीं भाजपा की कार्रवाई है। आतिशी ने कहा कि ये कई साल पुराना मामला है जिस पर सारे जवाब ईडी, सीबीआई, गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग को दिए जा चुके हैं। अगली सुर्खी भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों में से एक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई से निकली है। सीबीआई के 4 अधिकारियों को घूस लेने के आरोप में सीबीआई ने ही गिरफ्तार किया है। मामला मध्य प्रदेश के नर्सिंग घोटाले की जांच से जुड़ा है। ये वो घोटाला है जिसे व्यापमं के बाद मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा घोटाला कहा जाता है। साल 2020 में पता चला था कि राज्य की नर्सिंग काउंसिल ने ऐसे कॉलेजों को मान्यता दी थी जो या तो सिर्फ कागजों पर चल रहे थे या किराए के कमरों वाली जगह पर माने फर्जी तरीके से चल रहे थे। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। इंडिया टुडे से जुड़े रिपोर्टर रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में कोर्ट ने केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। तब से वही जांच कर रही है। अब हैरानी की बात देखिए कि अब भोपाल में सीबीआई के जिन 4 अफसरों की गिरफ्तारी घूस लेने के आरोप में हुई वो नर्सिंग घोटाले की जांच टीम में ही शामिल थे। इन अफसरों पर मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों से घूस लेने के आरोप लगे हैं। दिल्ली से आई सीबीआई की टीम ने एक निजी नर्सिंग कॉलेज के चेयरमैन, प्रिंसिपल और एक बिचौलिए को भी गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को 19 मई की रात सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें 29 मई तक रिमांड पर भेज दिया गया है। आज चुनावी किस्से में बात उस सांसद की जिनके एक वोट को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराने का जिम्मेदार माना जाता है। नाम है गिरिधर गोमांग। बात 1999 की है जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को विश्वास मत पेश करना था। वोटिंग कराई गई तो सरकार के पक्ष में 269 वोट आए जबकि विपक्ष में 270 वोट आ गए। ये एक वोट गिरिधर गोमांग का था जो विपक्ष की ओर गया। गोमांग इसी साल फरवरी में ओडिशा के मुख्यमंत्री बने थे लेकिन विश्वास मत पर वोटिंग होने के समय तक लोकसभा सदस्यता उन्होंने नहीं छोड़ी थी जिस कारण उनकी आलोचना की गई कि उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री संसद में वोट डाला। खैर उनका मुख्यमंत्री कार्यकाल भी लंबा नहीं चल पाया। इसी साल दिसंबर में ओडिशा में आए एक बड़े चक्रवात के कारण 10,000 लोगों की मौत हो गई जिसके बाद 6 दिसंबर 1999 को उनका भी इस्तीफा हो ही गया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने का जो घटनाक्रम रहा था उसमें गिरधर गोमांग का नाम हमेशा याद आता है। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।